नमस्कार, SIP बाबा आपका स्वागत करता है। देने आपकी हर वित्तीय समस्या का समाधान लेकर आया हूँ SIPbaba.com। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। आपने पहले भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सुना होगा, पर मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, पर अगर ज़रूरत की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें भी अगर हम बात करें कि रोटी, कपड़ा और मकान में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो अगर आप उसको भी नंबर वाइज रखोगे तो सबसे पहले रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। तो दोस्तों, इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। क्योंकि प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तभी ही आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाएगा, आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। चलो तो बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग के मैं आपको टोटल 6 स्टेप बताऊंगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। स्टेप नंबर 1 है फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। स्टेप नंबर 2 मेडिकल प्रोटेक्शन। स्टेप नंबर 3 इमरजेंसी फंड। दोस्तों, ये 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रोटी, कपड़ा और मकान हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए एक पोर्टफोलियो के लिए फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन और इमरजेंसी फ़ंड, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इमरजेंसी फ़ंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं, बट उनके पास इमरजेंसी के लिए एक सरप्लस फंड नहीं होता, जो कि कभी भी कुछ ऐसी ज़रूरत में जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ते हो, जो कि बहुत ही गलत है एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड को ज़रूर क्रिएट करके रखें। कितना इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए? नंबर 4 पे है टैक्स सेविंग। दोस्तों, टैक्स सेविंग के नाम पर भी ज़्यादातर लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। टैक्स सेविंग करने के लिए हमें किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है? नंबर 5 पे है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप अपने गोल आइडेंटिफाई करते हैं। वो गोल अलग अलग तरह के हो सकते हैं और हर इंसान के हिसाब से वो गोल अलग ही होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल अलग होंगे, लॉन्ग टर्म गोल अलग होंगे। तो आपको एटलीस्ट आपके गोल पता होना चाहिए जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 6 पे है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं कर सकते, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना होता है, जिसके लिए आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब मैंने आपको टोटल 6 स्टेप बता दिए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आप अगर ये 6 स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये 6 स्टेप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करें। वो कैसे करना है? उसके लिए हमें अपनी इनकम के अनुसार जितनी भी आपकी इनकम है सालाना, उसका कम से कम 20 गुना के अमाउंट का आपको एक टर्म प्लान लेना है, जो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगा। अब टर्म प्लान क्या होता है? दोस्तों, टर्म प्लान वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि एक सिक्योरिटी होती है फैमिली के लिए। आप टर्म प्लान में जितना भी अमाउंट पे करोगे वो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, बट इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को उतना अमाउंट एज ए सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिल जाएगा, ताकि आपके ना रहने पर भी उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल दिक्कतें ना आए। इसे कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान कौन ले सकता है?
दोस्तों टर्म प्लान कोई भी वो इंसान जो जॉब करता है, बिजनेस करता है या कहीं से भी उसकी अर्निंग है कि उसके पास इनकम प्रूफ है, तो वो अपनी इनकम का एज के अनुसार टर्म प्लान ले सकता है। जितनी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा इंसान टर्म प्लान ले सकता है। और टर्म प्लान के देखिए फ़ायदे आपको मैं बताता हूँ, टर्म प्लान के फ़ायदे एक्चुअल में होते कैसे हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में हमारा मकसद है अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ठीक है। तो हम कैसे पूरी करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि हम अर्निंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उससे हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं फैमिली की। तो टर्म प्लान क्या काम करता है? टर्म प्लान आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है कि आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होती रहेंगी। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसा कमाते हैं, आप अपने बच्चे की फ़ीस भरते हैं, अपने वाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, फैमिली में जो भी है उनकी ज़रूरतें पूरा करते हैं, मदर फादर की आप जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हैं, ठीक है। अगर आपने टर्म प्लान ले रखा है तो ये सारी ज़रूरतें आपके बाद भी ऐसी की ऐसी पूरी होती रहेंगी, क्योंकि पैसा उधर से मिल जाएगा जितना आप कमाने वाले हों अगले 20 से 25 साल में, उतने का आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो उस केस में क्या होगा? बच्चे की फ़ीस भी जाएगी, मदर फादर की दवाई भी आएगी और भी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों टर्म प्लान जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है आपकी फैमिली को, इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप बाकी चीज़ें करेंगे, आप घर, सपोज आपने घर लिया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट अगर टर्म प्लान नहीं है तो क्या होगा? आपके जाने के बाद फैमिली को वो सब बेचना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होंगी उन ज़रूरतों से। तो इसलिए टर्म प्लान हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टर्म प्लान करवाएं। अब टर्म प्लान में बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसमें तो पैसा देना ही पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। ठीक बात है, मिलता कुछ नहीं है, बट जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए आपको करना क्या है, आपको अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है। वो ज़रूरतें दो ही चीज़ों से पूरी हो जाएंगी। अगर आप ज़िंदा हैं तो आप पूरी कर ही दोगे, अगर आप नहीं हो तो वहाँ से पूरा हो जाएगा। मतलब कि दोनों ही केसेस में आपकी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट हैं फाइनेंशियली वो पूरी होंगी ही होंगी। तो एक टर्म प्लान, और दोस्तों टर्म प्लान बहुत ही कम अमाउंट में बहुत अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 30 ईयर्स के इंसान को टर्म प्लान लेना है और वो नॉन स्मोकर है तो 12-13 हज़ार रुपये में उसको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा। तो देखिए हम इतने वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इतनी होंगी, 12-13 हज़ार रुपये हम कहीं भी खर्च करेंगे। तो अपनी फैमिली को सिक्योर करिए, अपने लिए टर्म प्लान ज़रूर लीजिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है, क्योंकि इसके बिना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही बेकार है। आपने कुछ भी कर रखा है वो सब वैसे ही चला जाएगा जैसे इकट्ठा किए है, अगर टर्म प्लान नहीं है तो। स्टेप नंबर 2 की मेडिकल प्रोटेक्शन। मेडिकल प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टेप नंबर 1 टर्म प्लान ज़रूरी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। देखिए उसका कारण ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेविंग कर रहे हो पिछले 5-6 साल से और आपने एक ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा कर भी लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई आपके घर में बीमार हो गया तो वो पूरी सेविंग एक ही दिन में खर्च हो जाएगी। आपकी इतने सालों से बचाई हुई पूंजी क्या आप चाहते हो कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, क्या एक ही झटके में ख़त्म हो जाए? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही मेडिकल पॉलिसी ली जाती है। और दोस्तों देखो, मेडिकल पॉलिसी आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाओगे। अदरवाइज़ पैसे के कमी के कारण बहुत से लोगों को मैंने देखा है सैक्रिफाइस करते हुए
कि वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, तो आप एक मेडिकल पॉलिसी ले लीजिए, तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी इलाज करवाने को लेकर अगर कुछ होता है तो। देखो, मेडिकल पॉलिसी आज के टाइम में मैं बोलता हूँ हर किसी के पास होना ज़रूरी है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या XYZ कोई भी हो। इवन मैं बोलता हूँ कि जो सैलरीड लोग हैं या जो लोग जॉब करते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ से भी मिलती है मेडिकल पॉलिसी। आजकल मोस्टली सारी कंपनियां आपको मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक पॉलिसी बाहर से भी लेके रखिए। देखिए, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जॉब आप कभी भी चेंज कर सकते हो या कोई भी कारण से आपकी जॉब छूट भी सकती है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक पॉलिसी बाहर से ले तो लोगे, ठीक है, इमीडिएटली, बट क्या होता क्या है कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं ना, उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। किसी कंपनी में 2 साल, 3 साल या 4 साल तक होता है। तो अगर आपने जॉब छोड़ी या आपकी जॉब चली गई, आपने बाहर से पॉलिसी ले ली, तो जो वेटिंग पीरियड के दौरान अगर आपको कुछ होता है या आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ होता है, तो वो टाइम पीरियड आप नहीं ला पाओगे कहीं से भी। इसलिए बेटर यही है कि भले ही आप कम समय छोड़ के अभी लेके रखिए, उसमें टाइम पूरा हो जाएगा जो भी वेटिंग का है। तो जब आपकी जॉब अगर छूट जाती है तो उसमें समय छोड़ आप बढ़ा लीजिएगा, बट एटलीस्ट वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखो, मेडिकल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और कोई भी वो इंसान जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, उसको मेडिकल पॉलिसी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेडिकल पॉलिसी ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी वो मेडिकल पॉलिसी, और आपको एक फ्रीडम तो दे ही रही है। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए 2 स्टेप हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। ये 3rd स्टेप है इमरजेंसी फंड का। ये 3 स्टेप ही फाइनेंशियल प्लानिंग की रोटी कपड़ा और मकान है। जैसे ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में ये 3 स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड की। इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है? देखो दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व नहीं रखते। उस सिचुएशन में होता क्या है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गलती हमको नहीं करनी दोस्तों। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो पहले इन 3 स्टेप को फॉलो करो, उसके बाद ही आगे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? देखो, आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपने महीने के खर्चे आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरे महीने में कितना खर्चा है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपको कितने इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान के लिए इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है, ज़रूरतें अलग है, इनकम अलग है, तो इमरजेंसी फंड भी सबके लिए अलग ही होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका महीने का खर्चा है 50,000। यहाँ पे खर्चे का मतलब मैं आपके ओवरऑल खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो आप खर्च करते हो, चाहे उसमें आपकी EMI जा रही है, आपके घर का राशन आ रहा है, या XYZ जो भी खर्चा है, बच्चों की फ़ीस, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपका टोटल खर्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 50,000 है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 6 महीने का
खर्चा आपको रिजर्व रखना है एज ए इमरजेंसी मनी। तो यहाँ पे हम 50,000 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका 6 महीने का हो गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, जो आप एक अलग ही अकाउंट में रखिएगा, उसको खर्च मत करिएगा, या उसकी एफडी करवा के रखिएगा जो ब्रेकेबल होती है, जो ज़रूरत पड़ने पे टूट जाती है, वैसी एफडी आजकल करवा के रखिएगा। तो इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, वो कहीं भी काम आ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी फंड आप कोई पर्टिकुलर एक चीज़ सोच के चल रहे हो कि उसी में काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वजह से आपकी जॉब छूट गई, 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिली, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपका काम चल जाएगा। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे या अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप शुरू से ही अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें, जो कि ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आए। दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा लोगों से, क्योंकि कोई भी इसके बारे में आपको कम ही बताना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बट ये वो चीज़ है जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इमरजेंसी फंड रखिए अपने पास। उसको कैसे क्रिएट करना है? तो दोस्तों देखो, फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया था कि 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख रुपए आप एक साथ करो। आप एक अलग अकाउंट खोलिए, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि मुझे वहाँ पे 3 लाख रुपए तक जमा करना है कम से कम, जो मुझे इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए होगा। जब वो 3 लाख वहाँ जमा हो जाएगा, तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा, आप उसको नेक्स्ट स्टेप, अगली इन्वेस्टमेंट क्या करना है उसके बारे में सोचिएगा। स्टेप नंबर 4, टैक्स सेविंग। दोस्तों देखो, टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स सेविंग करते हैं। तो उनमें से कुछ ऑप्शन हैं जैसे पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, टैक्सेबल एफडी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम गलती कहाँ करते हैं? पहली गलती तो हम ये करते हैं कि टैक्स सेविंग की प्लानिंग हम शुरुआत से नहीं करते। हम बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट आता है तब हम अपनी टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम टैक्स सेविंग को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो हम एक अच्छे तरीके से अपनी टैक्स सेविंग कर पाएंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि जल्दबाजी में जब टाइम कम बचा होगा तो आपको कहीं से भी बस इन्वेस्टमेंट करनी है अपना टैक्स बचाने के लिए। उस टाइम आप ये भूल जाते हो कि उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है। ये है गलती नंबर 1, जो मोस्टली काफ़ी लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस गलती को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पीएफ अगर आपका कट रहा है, आप सैलरीड हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में आपको मंथली पैसा कट रहा है, मंथली आपकी टैक्स सेविंग हो रही है और लास्ट में जाके आपको टैक्स सेविंग के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा। पर दूसरे ऑप्शन में क्या है कि अगर आपका पीएफ उतना नहीं कट पा रहा जितना आपकी टैक्स बन रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है टैक्स सेविंग के लिए। तो आपको एक शुरुआत से ही कर लेनी है, या तो आप उसको उस तरीके से करिए कि मंथली आपका कुछ पैसा कटता रहे, एज ए इन्वेस्टमेंट जाता रहे और उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। उसमें एक ऑप्शन आपके पास है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हो। उसमें आप मंथली आप एसआईपी शुरू करोगे तो आपको एक प्रॉपर वे में टैक्स सेविंग होती रहेगी और लास्ट में वो स्टेटमेंट आप दिखा देंगे अपनी कंपनी में। जब आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम वो रिटर्न भरने के टाइम आप पे वो स्टेटमेंट काम आ जाएगी। तो एक तरीका वो है। बट नॉर्मली लोग करते क्या है, टैक्स सेविंग के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदना गलत है या इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना गलत है, बट एक सही इन्वेस्टमेंट उसको नहीं कहा जा सकता। देखिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आपको प्रोटेक्शन के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है आपकी फैमिली को, बट वो एक टर्म प्लान के थ्रू आप खरीद सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है और कोई एडवाइजर उसका पूरा पैसा ही उस इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको लगवा देता है। देखिए, उसके पास ये ऑप्शन है, वो लगा सकता है, उसमें उसको इंश्योरेंस कवर मिलेगा प्लस उसकी जो भी सेविंग होगी उस पर कुछ रिटर्न मिलेगा। बट अगर ऑप्शन बी की बात करें तो वो क्या कर सकता है? ऑप्शन बी में उन्हीं 1 लाख में से वो थोड़े से अमाउंट का एक टर्म प्लान खरीद सकता है और बाकी पैसे को वो ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है। अब उससे होगा क्या? एक तो उसको इंश्योरेंस कवर बहुत अच्छा मिल जाएगा और प्लस उसकी जो ELSS में जो इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है 5-6 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में भी उतने सालों के लिए कर ही रहा है, तो अगर एक 10 साल का कंपैरिजन करेगा तो ऑप्शन बी में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ पे उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा प्लस उसको लिक्विडिटी मिलेगी कि अगर उसको ज़रूरत है तो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अगर आपने लिए तो 10 साल मिनिमम आपको पैसा रखना पड़ेगा अगर ट्रेडिशनल प्लान है तो। अदरवाइज उससे पहले अगर आप पैसा निकालना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे चार्जेस कट जाएंगे, तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक तो ये गलती हमको नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदने, ठीक है। अपनी टैक्स सेविंग प्रॉपर तरीके से करिए। मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको उन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सिर्फ टैक्स सेविंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और एक चीज़ आपको नहीं करनी दोस्तों, अगर आपको जेन्युइनली घर खरीदना है तो ही आप होम लोन लेके घर खरीदिए। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ टैक्स बचाने के नाम पे घर खरीद लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं ताकि वो टैक्स बचा पाए। दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। अपने आप के ऊपर बिना मतलब का बर्डन ना डालें। तो टैक्स सेविंग सही तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें और गलत इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका आपको बाद में नुकसान हो। स्टेप नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ये पता होता है कि मुझे निकलकर कहाँ जाना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हो। दोस्तों, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी वैसे ही है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। फाइनेंशियल गोल कैसे आइडेंटिफाई करने? देखो, हर किसी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल गोल अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड देयर इनकम्स। तो उनके गोल अलग होंगे। आपको सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा? देखो दोस्तों, लाइफ में कुछ तो जो हम गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं सबके लिए। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट सबके लिए एक कॉमन गोल है, चाइल्ड एजुकेशन एक कॉमन गोल है सबके लिए। कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई वो बोलेंगे कि जी चाइल्ड एजुकेशन तो अभी हमारे लिए कोई गोल नहीं है, बट वो है। वो आप उसको अगर आज से ही प्लान कर लोगे तो आपको उसमें एक एज मिल जाएगा कि आपके पास एडिशनल टाइम होगा बाकी लोगों से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप उस टाइम पे अर्निंग कर रहे हो तो उसी तरह दोस्तों, आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो प्रॉपर तरीके से सबसे पहले अपने गोल आइडेंटिफाई करें कि आपके गोल क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें कि आपने एक गोल डिसाइड किया कि रिटायरमेंट आपका एक गोल है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और आपकी नीड क्या है। तीनों चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ रुपए चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए 15,000 रुपये हर महीने और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अभी है 10,000 रुपये। तो वो आप उस गोल के लिए 10,000 रुपये कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि लेकिन करने 15,000 है। तो आप स्टार्टिंग 10,000 से करिए, बट आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि मुझे उस गोल के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी है। तो उसको कहते हैं गोल इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये कि मान लो किसी को अपना गोल नहीं पता, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी गोल के हिसाब से, बट
वो एक सेविंग करना चाहता है। देखो दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल सेविंग में यही फ़र्क है। अगर आप अपना गोल आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपने एक पर्टिकुलर गोल के लिए ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है और आप उसके ऊपर बने रहोगे। अदरवाइज होगा क्या कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है सिर्फ सेविंग के नाम से, बट उसमें आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है। तो देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो इंसान सोचने लग जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं बाहर कहीं घूम के आ जाता हूँ। ये सब एक ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है, जो आता है। बट फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर मंथ की हुई है जो आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए जा रही है। तो उसमें जितना भी कॉर्पस इकट्ठा होगा, बट आपका गोल क्या है? फॉर गोल है मान लो आपका 50 लाख रुपए और उसमें 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो आपको ये पता रहेगा कि वो 20 लाख इकट्ठा हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरत 50 लाख की है जो आपका गोल है। तो आप उस 20 लाख रुपए को किसी दूसरी ज़रूरत पे खर्च नहीं करोगे। वो इसलिए क्योंकि आपको अपना गोल पता है। तो इसी तरह दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गोल को आइडेंटिफाई करना, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आप जितनी जल्दी अपने गोल को आइडेंटिफाई करोगे, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए एक 20, 22, 25 साल का इंसान अपनी रिटायरमेंट के लिए शुरू करता है इन्वेस्टमेंट, तो उसके पास 35 ईयर्स, दोस्तों 35 साल का टाइम है उसके पास अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का। और वहीं दूसरी तरफ एक 40 साल का इंसान है जो बाद में जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान नहीं किया, मैं भी करता हूँ। तो सेम पैसा अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है, मान लो 5 करोड़ रुपए दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो जो 22 साल वाला है उसको उससे हाफ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उतना अचीव करने के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम है। और जितना ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों, पैसा उतना ही मल्टीप्लाई होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बनता है टाइम के साथ। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही आपका पैसा बनेगा और उतना ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही तरीका है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। आप सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया रिटायरमेंट का। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिटायरमेंट के लिए ही कर रहा है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो आज से ही आप थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्लान करना शुरू करोगे। आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे, तो आपके पास पैसा होगा डाउन पेमेंट देने के लिए। या आपको घर खरीदना है, या मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एक हॉलीडे पे ही जाना है। आप मान लो 1 साल बाद आपको गोवा घूमने जाना है, तो आपको करना क्या है? अपना गोवा का एक बजट बनाना है और उस बजट को 12 महीने से डिवाइड कर देना है और उतने पैसे की आपको सेविंग करनी है। तो होगा क्या, आपके गोवा जाने से पहले आपके पास पूरा पैसा आपके हाथ में होगा। दोस्तों, इसको कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो हम 1, 2, 3 साल, 5 साल के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं अपने गोल, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद, ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उसको भी कहीं खर्च कर दिया। दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। नंबर 6, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखो, हम लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वो हम कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पूरे के पूरे 100 रुपये किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको वो 100 रुपये को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल गोल्स या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस टुकड़ों को अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, वो आपके गोल के हिसाब से भी सही रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव भी करता है, क्योंकि एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। आपको अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके और आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सको। तो
देखो, हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। किसी के पास टाइम ज़्यादा है तो वो रिस्क भी ज़्यादा ले सकता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर सकता है जहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई कम एज है तो वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो डेट की तरफ या एफडी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो, आप सारी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर रहे हो और एक ही जगह कर रहे हो तो वो रिस्की हो जाता है। आपको पोर्टफोलियो को मैनेज ऐसे करना है कि आपको 6 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करना है। उसके बाद आप चाहे तो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड को। या अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके गोल भी अलग हो गए और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो गया। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ वैसे भी हो गया, लास्ट स्टेप है वैसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 5 स्टेप पहले ही फॉलो कर चुके हो तो ऑलरेडी आप काफ़ी डाइवर्सिफाई हो, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो एडिशनल चीज़ें आप उसमें कर सकते हो कि आप एक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट उसमें एडिशनल डाल सकते हो, एफडी डाल सकते हो या रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा, और पोर्टफोलियो दोस्तों डाइवर्सिफाई देखो एज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपको करना पड़ता है कि जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आपको डेट की तरफ ज़्यादा रखना है, रिस्क कम रखना है। अगर आपकी एज कम है और टाइम ज़्यादा है तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख के थोड़ा सा इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा रखना है। तो टाइम टू टाइम ये डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी है। और आपको करना क्या है कि आपको फंड्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक मल्टी कैप फंड ले सकते हो, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी ले सकते हो, एक स्मॉल कैप ले सकते हो, मिड कैप ले सकते हो। तो ओवरऑल डाइवर्सिफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या एक स्कीम में नहीं डालना है। आपको पोर्टफोलियो में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को शामिल करना है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे और आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते रहें। तो ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप नंबर 6 की डिटेल, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसी के साथ दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरे स्टेप कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा SIP बाबा। नमस्कार, SIP बाबा आपका स्वागत करता है। देने आपकी हर वित्तीय समस्या का समाधान लेकर आया हूँ SIPbaba.com। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। आपने पहले भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सुना होगा, पर मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, पर अगर ज़रूरत की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें भी अगर हम बात करें कि रोटी, कपड़ा और मकान में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो अगर आप उसको भी नंबर वाइज रखोगे तो सबसे पहले रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान।
तो दोस्तों इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। क्योंकि प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तभी ही आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाएगा, आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। चलो तो बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग के मैं आपको टोटल 6 स्टेप बताऊंगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। स्टेप नंबर 1 है फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। स्टेप नंबर 2 मेडिकल प्रोटेक्शन। स्टेप नंबर 3 इमरजेंसी फंड। दोस्तों ये 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रोटी कपड़ा और मकान हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए एक पोर्टफोलियो के लिए फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन और इमरजेंसी फ़ंड, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इमरजेंसी फ़ंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं बट उनके पास इमरजेंसी के लिए एक सरप्लस फंड नहीं होता, जो कि कभी भी कुछ ऐसी ज़रूरत में जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ते हो, जो कि बहुत ही गलत है एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों इमरजेंसी फ़ंड को ज़रूर क्रिएट करके रखें। कितना इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए? नंबर 4 पे है टैक्स सेविंग। दोस्तों टैक्स सेविंग के नाम पर भी ज़्यादातर लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। टैक्स सेविंग करने के लिए हमें किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है? नंबर 5 पे है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप अपने गोल आइडेंटिफाई करते हैं, वो गोल अलग अलग तरह के हो सकते हैं और हर इंसान के हिसाब से वो गोल अलग ही होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल अलग होंगे, लॉन्ग टर्म गोल अलग होंगे। तो आपको एटलीस्ट आपके गोल पता होना चाहिए जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 6 पे है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं कर सकते, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना होता है, जिसके लिए आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको टोटल 6 स्टेप बता दिए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आप अगर ये 6 स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये 6 स्टेप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करें। वो कैसे करना है? उसके लिए हमें अपनी इनकम के अनुसार जितनी भी आपकी इनकम है सालाना, उसका कम से कम 20 गुना के अमाउंट का आपको एक टर्म प्लान लेना है, जो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगा। अब टर्म प्लान क्या होता है? दोस्तों टर्म प्लान वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि एक सिक्योरिटी होती है फैमिली के लिए। आप टर्म प्लान में जितना भी अमाउंट पे करोगे वो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, बट इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को उतना अमाउंट एज ए सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिल जाएगा, ताकि आपके ना रहने पर भी उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल दिक्कतें ना आए। इसे कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान कौन ले सकता है? दोस्तों टर्म प्लान कोई भी वो इंसान जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, या कहीं से भी उसकी अर्निंग है कि उसके पास इनकम प्रूफ है, तो वो अपनी इनकम का एज के अनुसार टर्म प्लान ले सकता है। जितनी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा इंसान टर्म प्लान ले सकता है। और टर्म प्लान के देखिए फ़ायदे आपको मैं बताता हूँ। टर्म प्लान के फ़ायदे एक्चुअल में होते कैसे हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में हमारा मकसद है अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ठीक है। तो हम कैसे पूरी करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट? कि हम अर्निंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। हम जो भी पैसा कमाते हैं उससे हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं फैमिली की। तो टर्म प्लान क्या काम करता है? टर्म प्लान आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है कि आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं
वो फुलफ़िल होती रहेंगी। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसा कमाते हैं, आप अपने बच्चे की फ़ीस भरते हैं, अपने वाइफ़ की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, फैमिली में जो भी है उनकी ज़रूरतें पूरा करते हैं, मदर फादर की आप जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हैं, ठीक है? अगर आपने टर्म प्लान ले रखा है तो ये सारी ज़रूरतें आपके बाद भी ऐसे की ऐसे पूरी होती रहेंगी, क्योंकि पैसा उधर से मिल जाएगा जितना आप कमाने वाले हों अगले 20 से 25 साल में, उतने का आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो उस केस में क्या होगा? बच्चे की फ़ीस भी जाएगी, मदर फादर की दवाई भी आएगी, और भी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों टर्म प्लान जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है आपकी फैमिली को, इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप बाकी चीज़ें करेंगे, आप घर सपोज आपने घर लिया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट अगर टर्म प्लान नहीं है तो क्या होगा? आपके जाने के बाद फैमिली को वो सब बेचना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होंगी उन ज़रूरतों से। तो इसलिए टर्म प्लान हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टर्म प्लान करवाएं। अब टर्म प्लान में बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसमें तो पैसा देना ही पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। ठीक बात है, मिलता कुछ नहीं है, बट जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए आपको करना क्या है, आपको अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है। वो ज़रूरतें दो ही चीज़ों से पूरी हो जाएंगी। अगर आप ज़िंदा हैं तो आप पूरी कर ही दोगे, अगर आप नहीं हो तो वहाँ से पूरा हो जाएगा। मतलब कि दोनों ही केसेस में आपकी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट हैं फाइनेंशियली वो पूरी होंगी ही होंगी। तो एक टर्म प्लान, और दोस्तों टर्म प्लान बहुत ही कम अमाउंट में बहुत अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 30 ईयर्स के इंसान को टर्म प्लान लेना है और वो नॉन स्मोकर है तो 12-13 हज़ार रुपये में उसको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा। तो देखिए हम इतने वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इतनी होंगी, 12-13 हज़ार रुपये हम कहीं भी खर्च करेंगे। तो अपनी फैमिली को सिक्योर करिए, अपने लिए टर्म प्लान ज़रूर लीजिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है, क्योंकि इसके बिना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही बेकार है। आपने कुछ भी कर रखा है वो सब वैसे ही चला जाएगा जैसे इकट्ठा किए है, अगर टर्म प्लान नहीं है तो। स्टेप नंबर 2 की मेडिकल प्रोटेक्शन। मेडिकल प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टेप नंबर 1 टर्म प्लान ज़रूरी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। देखिए उसका कारण ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेविंग कर रहे हो पिछले 5-6 साल से और आपने एक ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा कर भी लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई आपके घर में बीमार हो गया तो वो पूरी सेविंग एक ही दिन में खर्च हो जाएगी। आपकी इतने सालों से बचाई हुई पूंजी क्या आप चाहते हो कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए? क्या एक ही झटके में ख़त्म हो जाए? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही मेडिकल पॉलिसी ली जाती है। और दोस्तों देखो, मेडिकल पॉलिसी आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाओगे। अदरवाइज़ पैसे के कमी के कारण बहुत से लोगों को मैंने देखा है सेक्रीफाइस करते हुए कि वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। तो आप एक मेडिकल पॉलिसी ले लीजिए तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी इलाज करवाने को लेकर अगर कुछ होता है तो। देखो मेडिकल पॉलिसी आज के टाइम में मैं बोलता हूँ हर किसी के पास होना ज़रूरी है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या XYZ कोई भी हो। इवन मैं बोलता हूँ कि जो सैलरीड लोग हैं या जो लोग जॉब करते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ से भी मिलती है मेडिकल पॉलिसी। आजकल मोस्टली सारी कंपनियां आपको मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक पॉलिसी बाहर से भी लेके रखिए। देखिए उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि
जॉब आप कभी भी चेंज कर सकते हो या कोई भी कारण से आपकी जॉब छूट भी सकती है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक पॉलिसी बाहर से ले तो लोगे, ठीक है, इमीडिएटली, बट क्या है कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं ना, उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। किसी कंपनी में 2 साल, 3 साल या 4 साल तक होता है। तो अगर आपने जॉब छोड़ी या आपकी जॉब चली गई, आपने बाहर से पॉलिसी ले ली, तो जो वेटिंग पीरियड के दौरान अगर आपको कुछ होता है या आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ होता है, तो वो टाइम पीरियड आप नहीं ला पाओगे कहीं से भी। इसलिए बेटर यही है कि भले ही आप कम सम एश्योर्ड की अभी लेके रखिए, उसमें टाइम पूरा हो जाएगा जो भी वेटिंग का है। तो जब आपकी जॉब अगर छूट जाती है तो उसमें सम एश्योर्ड आप बढ़ा लीजिएगा, बट एटलीस्ट वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखो, मेडिकल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और कोई भी वो इंसान जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, उसको मेडिकल पॉलिसी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेडिकल पॉलिसी ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी वो मेडिकल पॉलिसी, और आपको एक फ्रीडम तो दे ही रही है। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए 2 स्टेप हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। ये 3rd स्टेप है इमरजेंसी फंड का। ये 3 स्टेप ही फाइनेंशियल प्लानिंग की रोटी कपड़ा और मकान है। जैसे ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में ये 3 स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? देखो दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व नहीं रखते। उस सिचुएशन में होता क्या है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गलती हमको नहीं करनी दोस्तों। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो पहले इन 3 स्टेप को फॉलो करो, उसके बाद ही आगे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? देखो, आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपने महीने के खर्चे आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरे महीने में कितना खर्चा है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपको कितने इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान के लिए इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है, ज़रूरतें अलग है, इनकम अलग है, तो इमरजेंसी फंड भी सबके लिए अलग ही होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका महीने का खर्चा है 50,000। यहाँ पे खर्चे का मतलब मैं आपके ओवरऑल खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो आप खर्च करते हो, चाहे उसमें आपकी EMI जा रही है, आपके घर का राशन आ रहा है, या XYZ जो भी खर्चा है, बच्चों की फ़ीस, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपका टोटल खर्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 50,000 है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 6 महीने का खर्चा आपको रिजर्व रखना है एज ए इमरजेंसी मनी। तो यहाँ पे हम 50,000 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका 6 महीने का हो गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, जो आप एक अलग ही अकाउंट में रखिएगा, उसको खर्च मत करिएगा, या उसकी FD करवा के रखिएगा, जो ब्रेकेबल होती है, जो ज़रूरत पड़ने पे टूट जाती है, वैसी FD आजकल करवा के रखिएगा। तो इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, वो कहीं भी काम आ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी फंड आप कोई पर्टिकुलर एक चीज़ सोच के चल रहे हो कि उसी में काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वजह से आपकी जॉब छूट गई, 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिली,
तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपका काम चल जाएगा, और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे या अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे, तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप शुरू से ही अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें जो कि ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आए। दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा लोगों से, क्योंकि कोई भी इसके बारे में आपको कम ही बताना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। बट ये वो चीज़ है जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इमरजेंसी फंड रखिए अपने पास। उसको कैसे क्रिएट करना है? तो दोस्तों देखो, फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया था कि 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख रुपए आप एक साथ करो। आप एक अलग अकाउंट खोलिए, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि मुझे वहाँ पे 3 लाख रुपए तक जमा करना है कम से कम, जो मुझे इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए होगा। जब वो 3 लाख वहाँ जमा हो जाएगा तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा, आप उसको नेक्स्ट स्टेप, अगली इन्वेस्टमेंट क्या करना है उसके बारे में सोचिएगा। स्टेप नंबर 4, टैक्स सेविंग। दोस्तों देखो, टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स सेविंग करते हैं। तो उनमें से कुछ ऑप्शंस हैं जैसे पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, टैक्सेबल एफडी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम गलती कहाँ करते हैं? पहली गलती तो हम ये करते हैं कि टैक्स सेविंग की प्लानिंग हम शुरुआत से नहीं करते। हम बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट आता है तब हम अपनी टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम टैक्स सेविंग को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो हम एक अच्छे तरीके से अपनी टैक्स सेविंग कर पाएंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि जल्दबाजी में जब टाइम कम बचा होगा तो आपको कहीं से भी बस इन्वेस्टमेंट करनी है अपना टैक्स बचाने के लिए। उस टाइम आप ये भूल जाते हो कि उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है। ये है गलती नंबर 1 जो मोस्टली काफ़ी लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस गलती को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पीएफ अगर आपका कट रहा है, आप सैलरीड हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में आपको मंथली पैसा कट रहा है, मंथली आपकी टैक्स सेविंग हो रही है और लास्ट में जाके आपको टैक्स सेविंग के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा। पर दूसरे ऑप्शन में क्या है कि अगर आपका पीएफ उतना नहीं कट पा रहा जितना आपकी टैक्स बन रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है टैक्स सेविंग के लिए। तो आपको एक शुरुआत से ही कर लेनी है। या तो आप उसको उस तरीके से करिए कि मंथली आपका कुछ पैसा कटता रहे, एज ए इन्वेस्टमेंट जाता रहे और उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। उसमें एक ऑप्शन आपके पास है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हो। उसमें आप मंथली आप एसआईपी शुरू करोगे तो आपको एक प्रॉपर वे में टैक्स सेविंग होती रहेगी और लास्ट में वो स्टेटमेंट आप दिखा देंगे अपनी कंपनी में। जब आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम वो रिटर्न भरने के टाइम आप पे वो स्टेटमेंट काम आ जाएगी। तो एक तरीका वो है। बट नॉर्मली लोग करते क्या हैं, टैक्स सेविंग के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदना गलत है या इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना गलत है, बट एक सही इन्वेस्टमेंट उसको नहीं कहा जा सकता। देखिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आपको प्रोटेक्शन के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है आपकी फैमिली को, बट वो एक टर्म प्लान के थ्रू आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है और कोई एडवाइजर उसका पूरा पैसा ही उस इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको लगवा देता है। देखिए, उसके पास ये ऑप्शन है, वो लगा सकता है, उसमें उसको इंश्योरेंस कवर मिलेगा प्लस उसकी जो भी सेविंग होगी उस पर कुछ रिटर्न मिलेगा। बट अगर ऑप्शन बी की बात करें तो वो क्या कर सकता है? ऑप्शन बी में उन्हीं 1 लाख में से वो थोड़े से अमाउंट का एक टर्म प्लान खरीद सकता है और बाकी पैसे को वो ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकता है। अब उससे होगा क्या, एक तो उसको इंश्योरेंस कवर बहुत अच्छा मिल जाएगा और प्लस उसकी जो ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, 5-6 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में भी उतने सालों के लिए कर ही रहा है, तो अगर एक 10 साल का कंपैरिजन करेगा तो ऑप्शन बी में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
वहाँ पे उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस उसको लिक्विडिटी मिलेगी कि अगर उसको ज़रूरत है तो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अगर आपने ली है तो 10 साल मिनिमम आपको पैसा रखना पड़ेगा अगर ट्रेडिशनल प्लान है तो। अदरवाइज उससे पहले अगर आप पैसा निकालना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे चार्जेस कट जाएंगे, तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक तो ये गलती हमको नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदने, ठीक है। अपनी टैक्स सेविंग प्रॉपर तरीके से करिए। मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको उन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सिर्फ टैक्स सेविंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और एक चीज़ आपको नहीं करनी दोस्तों, अगर आपको जेन्युइनली घर खरीदना है तो ही आप होम लोन लेके घर खरीदिए। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ टैक्स बचाने के नाम पे घर खरीद लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं ताकि वो टैक्स बचा पाए। दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। अपने आप के ऊपर बिना मतलब का बर्डन ना डालें। तो टैक्स सेविंग सही तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें और गलत इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका आपको बाद में नुकसान हो। स्टेप नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ये पता होता है कि मुझे निकलकर कहाँ जाना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हो। दोस्तों उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी वैसे ही है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। फाइनेंशियल गोल कैसे आइडेंटिफाई करने? देखो हर किसी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल गोल अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड देयर इनकम्स। तो उनके गोल अलग होंगे। आपको सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा? देखो दोस्तों लाइफ में कुछ तो जो हम गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं सबके लिए। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट सबके लिए एक कॉमन गोल है, चाइल्ड एजुकेशन एक कॉमन गोल है सबके लिए। कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई वो बोलेंगे कि जी चाइल्ड एजुकेशन तो अभी हमारे लिए कोई गोल नहीं है, बट वो है। वो आप उसको अगर आज से ही प्लान कर लोगे तो आपको उसमें एक एज मिल जाएगा कि आपके पास एडिशनल टाइम होगा बाकी लोगों से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप उस टाइम पे अर्निंग कर रहे हो तो उसी तरह दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो प्रॉपर तरीके से सबसे पहले अपने गोल आइडेंटिफाई करें कि आपके गोल क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपने एक गोल डिसाइड किया कि रिटायरमेंट आपका एक गोल है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और आपकी नीड क्या है। तीनों चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ रुपए चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए 15,000 रुपये हर महीने और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अभी है 10,000 रुपये। तो वो आप उस गोल के लिए 10,000 रुपये कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि लेकिन करने 15,000 है। तो आप स्टार्टिंग 10,000 से करिए, बट आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि मुझे उस गोल के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी है। तो उसको कहते हैं गोल इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये कि मान लो किसी को अपना गोल नहीं पता, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी गोल के हिसाब से, बट वो एक सेविंग करना चाहता है। देखो दोस्तों गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल सेविंग में यही फ़र्क है। अगर आप अपना गोल आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपने एक पर्टिकुलर गोल के लिए ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है और आप उसके ऊपर बने रहोगे। अदरवाइज होगा क्या कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है सिर्फ सेविंग के नाम से, बट उसमें आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है। तो देखो ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो इंसान सोचने लग जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं बाहर कहीं घूम के आ जाता हूँ। ये सब एक ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर सबके अंदर है जो आता है। बट फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर मंथ की हुई है जो आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए जा रही है, तो उसमें जितना भी कॉर्पस इकट्ठा होगा
बट आपका गोल क्या है? गोल है मान लो आपका 50 लाख रुपए और उसमें 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो आपको ये पता रहेगा कि वो 20 लाख इकट्ठा हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरत 50 लाख की है जो आपका गोल है। तो आप उस 20 लाख रुपए को किसी दूसरी ज़रूरत पे खर्च नहीं करोगे, वो इसलिए क्योंकि आपको अपना गोल पता है। तो इसी तरह दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गोल को आइडेंटिफाई करना, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आप जितनी जल्दी अपने गोल को आइडेंटिफाई करोगे, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए एक 20, 22, 25 साल का इंसान अपनी रिटायरमेंट के लिए शुरू करता है इन्वेस्टमेंट, तो उसके पास 35 ईयर्स दोस्तों 35 साल का टाइम है उसके पास अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का। और वहीं दूसरी तरफ एक 40 साल का इंसान है जो बाद में जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान नहीं किया, मैं भी करता हूँ। तो सेम पैसा अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है, मान लो 5 करोड़ रुपए दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो जो 22 साल वाला है उसको उससे हाफ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उतना अचीव करने के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम है। और जितना ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों, पैसा उतना ही मल्टीप्लाई होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बनता है टाइम के साथ। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही आपका पैसा बनेगा और उतना ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही तरीका है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। आप सबसे पहले अपने गोल आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया रिटायरमेंट का। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिटायरमेंट के लिए ही कर रहा है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो आज से ही आप थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्लान करना शुरू करोगे। आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे, तो आपके पास पैसा होगा डाउन पेमेंट देने के लिए। या आपको घर खरीदना है, या मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एक हॉलीडे पे ही जाना है। आप मान लो 1 साल बाद आपको गोवा घूमने जाना है, तो आपको करना क्या है, अपना गोवा का एक बजट बनाना है और उस बजट को 12 महीने से डिवाइड कर देना है और उतने पैसे की आपको सेविंग करनी है। तो होगा क्या, आपके गोवा जाने से पहले आपके पास पूरा पैसा आपके हाथ में होगा। दोस्तों इसको कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो हम 1, 2, 3 साल 5 साल के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं अपने गोल, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद, ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उसको भी कहीं खर्च कर दिया। दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। नंबर 6, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखो हम लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पूरे के पूरे 100 रुपये किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको वो 100 रुपये को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल गोल्स या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस टुकड़ों को अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों वो आपके गोल के हिसाब से भी सही रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव भी करता है, क्योंकि एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। आपको अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके और आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सको। तो देखो हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। किसी के पास टाइम ज़्यादा है तो वो रिस्क भी ज़्यादा ले सकता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर सकता है जहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई कम एज है तो वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो डेट की तरफ या एफडी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो, आप सारी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर रहे हो और एक ही जगह कर रहे हो तो वो रिस्की हो जाता है। आपको पोर्टफोलियो को मैनेज ऐसे करना है कि आपको 6 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करना है। उसके बाद आप चाहे तो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड को।
या अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके गोल भी अलग हो गए और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो गया। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ वैसे भी हो गया, लास्ट स्टेप है वैसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 5 स्टेप पहले ही फॉलो कर चुके हो तो ऑलरेडी आप काफ़ी डाइवर्सिफाई हो, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो एडिशनल चीज़ें आप उसमें कर सकते हो कि आप एक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट उसमें एडिशनल डाल सकते हो, एफडी डाल सकते हो, या रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा, और पोर्टफोलियो दोस्तों डाइवर्सिफाई देखो एज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपको करना पड़ता है कि जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आपको डेट की तरफ ज़्यादा रखना है, रिस्क कम रखना है। अगर आपकी एज कम है और टाइम ज़्यादा है तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख के थोड़ा सा इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा रखना है। तो टाइम टू टाइम ये डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी है। और आपको करना क्या है कि आपको फंड्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक मल्टी कैप फंड ले सकते हो, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी ले सकते हो, एक स्मॉल कैप ले सकते हो, मिड कैप ले सकते हो। तो ओवरऑल डाइवर्सिफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या एक स्कीम में नहीं डालना है। आपको पोर्टफोलियो में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को शामिल करना है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे और आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते रहें। तो ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप नंबर 6 की डिटेल, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसी के साथ दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरे स्टेप कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा SIP बाबा।